अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो हमने अभी माइटोसिस की डिवीजन को डिस्कस किया है, एक्चुअली माइटोसिस की अहमियत क्या है। माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये बात जानते हैं कि डिवीजन की दो किस्में हैं, जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था, एक माइटोसिस है और एक मियोसिस है। माइटोसिस बॉडी के तमाम बाकी के हिस्सों में होती है जहाँ गैमेट्स नहीं बनते, और ये सोमैटिक सेल्स के अंदर डिवीजन का जो अमल है ये वो है। इसकी वजह से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मेंटेन्ड रहता है, और इससे भी उसी तरह पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो माइटोसिस में हेरिडिटरी मटेरियल इक्वली डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में। इसमें क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग नहीं होती। जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जीन्स, वो पेरेंट सेल से हूबहू डॉटर सेल में मुंतकिल हो जाते हैं, कोई तब्दीली नहीं आती, और नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज़म्स में, प्लांट्स और एनिमल्स की किस्में ऐसे हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल की डिवीजन का जो तरीका होता है वो माइटोसिस होता है। हमारे जिस्म में जब भी कोई कट लग जाता है, कोई वूंड बनता है, कोई ज़ख़म बन जाता है, तो नई स्किन, नए सेल और उस हिस्से में नया जो भी कुछ बनना होता है वो माइटोसिस के अमल से होता है। लेकिन हमारी बॉडी में जो रीजनरेशन है वो माइटोसिस के अमल से इस लेवल तक नहीं होती कि जैसे अगर उंगली अल्लाह ना करे किसी की कट गई है, या पूरा हाथ कट गया, तो पूरा हाथ या पूरी उंगली जो है वो दोबारा बन जाएगी। तो हमारी बॉडी में रीजनरेशन माइटोसिस के थ्रू इस लेवल तक है कि ज़ख़म भर जाता है, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है, जली हुई स्किन जो है वो ठीक हो जाती है। तो ये सारा काम जो है माइटोसिस की वजह से होता है। माइटोसिस इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइटोसिस की मदद से हमने टिशू कल्चर टेक्निक जो है वो बना ली है अपने इस्तेमाल के लिए। टिशू कल्चर टेक्निक और क्लोनिंग में हम माइटोसिस की ही बुनियाद को इस्तेमाल करते हैं, सेल्स को डिवाइड करने में मदद देते हैं, और फिर उसकी मदद से हम बहुत सारी ऐसी पौधे बनाने में कामयाब हो गए हैं लेबॉर्ट्री टेक्निक्स के अंदर, जो कि हमें फ़ायदा देते हैं। उसके बाद आपसे हम ये बात बता दें कि फॉर द ऑल दिस एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स मैनेज्ड कंट्रोल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। बिल्कुल सही बात है। जब तक कि एक जानदार के जिस्म में म्यूटेशन नहीं होती, उसके जिस्म में नॉर्मल अंदाज में माइटोसिस होती है, और माइटोसिस को कंट्रोल्ड रखना, सही रखना, सही तादाद में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई गड़बड़, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैल फंक्शनिंग आ जाएगी, यानी कोई नुकसान हो जाएगा, तो उसके नतीजे में लीथल जानलेवा डिजीज़ पैदा होती हैं, जिनमें से एक कैंसर है। और उसमें ऐसे सेल्स बनेंगे जो कि नॉर्मल नहीं होंगे, ये एबनॉर्मल सेल्स होंगे, ये बिला वजह डिवाइड करते रहेंगे। एबनॉर्मल सेल्स की एग्रीगेशन क्या होगी कि ये काम नहीं करने के काबिल होंगे, और काम जब नहीं करने के काबिल होंगे तो इनकी वजह से बिला वजह वो जगह जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी जहाँ ये इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर इन पर वायरसेस वगैरह अटैक कर देते हैं तो वो उसके ऊपर अपने टॉक्सिन्स छोड़ देंगे, जिसकी वजह से जहर जो है वो फैल जाएगा और ये ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये है कैंसर फॉर्मेशन, और इसको हमने अब आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो जी आ गया हमारा अगला टॉपिक, कैंसर, जिसका नाम है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जितनी भी सेल्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती हैं उसको रेगुलेट किया जाता है एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास तरीके से, ताकि नॉर्मल सेल्स पैदा हों। जब नॉर्मल सेल्स बनेंगे तो वो अपना नॉर्मल काम सर अंजाम दे सकेंगे अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द बॉडी। तो मुख्तलिफ सेल्स हमारी बॉडी में जो है वो बनते रहते हैं, और सेल्स मरते भी रहते हैं। तो सेल डेथ और सेल बर्थ जो है ये बैलेंस्ड वे में हमारे जिस्म में होती रहती है। लेकिन अगर कोई ऐसी जो चेंज है, एक ऐसी म्यूटेशन हो जाए जिससे सेल्स बिला वजह कंट्रोल होते रहें, तो उससे सेल्स की एक ऐसी एग्रीगेशन बनेगी जो कि नॉर्मल सेल नहीं होंगे, और उनके जीन और उनका डीएनए नॉर्मल नहीं होगा, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकेगा, उसमें बनने वाली प्रोटीन्स नॉर्मल नहीं होंगी। इन एग्रीगेशंस की वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है। तो अ सेल इन विच दिस अकर्स बिगिंस टू ग्रो एंड डिवाइड इन अनरेगुलेटेड फैशन विदाउट बॉडीज नीड फॉर फर्दर सेल ऑफ इट्स टाइप। तो ट्यूमर फॉर्मेशन कब होती है? जब अनवांटेड सेल जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, और ये अनरेगुलेटेड फॉर्म में मुसलसल तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरते हैं, नए सेल्स पैदा करते रहते हैं। और ये जो तकसीम दर तकसीम का अमल होता है, इसकी स्पीड आम तकसीम के अमल से बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ प्रोलाइफ्रेशन, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि लिखा भी हुआ है। तो प्रोलाइफ्रेशन के नतीजे में जो एग्रीगेशन अनवांटेड सेल्स की बनती है, जो कि अब नॉर्मल सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं ट्यूमर।
तो ट्यूमर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे ओल्डर एनिमल जो हैं या इंसान हैं, उनमें दो तरह के ट्यूमर्स देखे गए हैं। सम ट्यूमर्स आर ऑफ स्मॉल साइज लोकलाइज डू नॉट ट्रांसफर टू अदर पार्ट्स आर कॉल्ड एज बेनाइन। अगर ट्यूमर अपनी ही जगह पर रहे और दूसरी जगह पर स्प्रेड ना हो तो उसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। द सेल्स इन दिस टाइप यूजुअली बिहेव लाइक द नॉर्मल सेल एंड हैव लिटल डेलीटेरियस इफेक्ट्स ओनली ड्यू टू आइदर इट्स इंटरफेरेंस विद नॉर्मल सेल्स और इट्स हार्मोन लाइक सिक्रीशंस। तो ये जो सेल टाइप्स हैं ये नॉर्मल सेल्स की तरह बिहेव करते हैं एंड हैव लिटल डेलीटेरियस इफेक्ट्स। इनका इतना नुकसान नहीं होता, कम नुकसान होता है। और नॉर्मल सेल्स के साथ इनकी जो इंटरफेरेंस, इनका जो ताल्लुक़ बनता है जिसकी वजह से हार्मोन लाइक सिक्रीशंस वगैरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जब तक फैलते नहीं हैं और अपनी ही जगह पर रहते हैं तो इनको इस वजह से बेनाइन कहते हैं। लेकिन अगर वो सेल जो कि ब्लड सप्लाई के थ्रू या किसी और तरीके से अपनी जगह पर जहाँ वो अराइज़ हुआ था वहाँ से चला जाए और किसी दूसरी जगह पर जाकर जो है वो दाखिल हो जाए और वहाँ पर भी अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर दिया तो उसको मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं या कैंसर कहते हैं। अब ये जिस भी टिश्यू में जाएगा उस टिश्यू में जाके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो है ब्लॉकेज कर सकता है, तेज़ी से प्रोलाइफरेट करेगा यानी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ तादाद में ये डिवीजन करेगा और इसके थ्रू पैदा होने वाले जो सेल्स हैं वो अब ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं होंगे और ये जो ट्यूमर है ये ग्रो करना शुरू कर देगा और दूसरे लेवल पर आकर सेल्स की डिवीजन जो इसकी वजह से होगी उसको हम कहेंगे कि सेकेंडरी एरियाज़ हैं ग्रोथ के। तो जब ट्यूमर सेल्स फैल जाएं अपनी जगह से और स्प्रेड होने लगें तो फिर हम कहते हैं कि ये मेटास्टेसिस हुई है। कैंसर सेल्स को नॉर्मल सेल्स से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है because they are less differentiated than normal cells, exhibit characteristics of rapidly growing cells, that is high nucleus to cytoplasm ratio, prominent nucleoli and many mitosis। आप इन सेल्स को देख सकते हैं कि इनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस बड़े प्रोमिनेंट होंगे, ये आम सेल्स के मुकाबले में तेज़ी से जो है वो डिवाइड कर रहे होंगे। सो द प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल्स इन अदरवाइज नॉर्मल टिश्यू इज़ एन इंडिकेशन ऑफ मेलिग्नेंसी। इसलिए अनवांटेड सेल्स का और ऐसी जगह पर जहाँ पर अनवांटेड एग्रीगेशन नज़र आ रही हो सेल्स की या कुछ सेल्स जो कि नेटिव टिश्यू से फ़र्क नज़र आ रहे हो और वहाँ पर वो इकट्ठे होते जा रहे हो, डिवाइड करते जा रहे हो, ये निशानदेही कर सकती है कि यहाँ पर कैंसर जो है वो स्प्रेड हो गया है। सो कैंसर इज़ कॉज मेनली बाय म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल। कैंसर सोमैटिक सेल्स में होने वाली चेंजेस की वजह से होता है और ये वो चेंजेस होती हैं जो डीएनए में होती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं म्यूटेशन। हमने पीछे भी ये पढ़ा था कि म्यूटेशन कई वजह से हो सकती है, वो ज़राए जिनकी वजह से म्यूटेशन होती है उन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं। सो ये सेल की नॉर्मल डिवीजन को रेगुलेट कर देते हैं, जीन्स को इफ़ेक्ट करते हैं, जीन को लीथल जीन्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं जिसकी वजह से कैंसरस सेल बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये फैलना शुरू हो जाए और दूसरी जगह भी इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर दें तो ये मेटास्टेटिक सेल्स बन जाएंगे, जिस जगह ये बने थे उस जगह से हटकर ये दूसरी जगहों पर भी चले जाएंगे। तो जनाब हम ये बात कर सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के बैरियर्स को तोड़ देते हैं, रुकावटों को तोड़ देते हैं, ब्लड सप्लाई के थ्रू जो है ये इन्वेड करते हैं बाकी बॉडी में और इतनी तेज़ी से ये फैलना शुरू हो जाते हैं कि ये फिर हर टिश्यू को इन्फेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली दे प्रोलाइफरेट अनलिमिटेडली विदाउट कंसिडरिंग द चेक्स और प्रोग्राम्स ऑफ द बॉडी। तो ये वो सेल्स होते हैं जिनको बॉडी नॉर्मल वे में चेक नहीं कर सकती, इनको रोक नहीं सकती, इनकी डिवीजन को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये जो हर टिश्यू में जाकर स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती और क्योंकि इसके नतीजे में बनने वाले सेल्स नॉर्मल होते ही नहीं हैं तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं कैंसर फॉर्मेशन। तो कैंसर के ऊपर आपको ये पूरा जो टॉपिक है इसके ऊपर आपको नोट आ सकता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब इस पूरे टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसमें जो मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी आपको वो है मेलिग्नेंट ट्यूमर के ऊपर, मेटास्टेसिस के ऊपर और इसके अलावा बेनाइन ट्यूमर के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बेनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर है जो कि जिस जगह म्यूटेशन हुई है वहीं बना और वहीं पर मौजूद है और ये स्प्रेड नहीं हुआ। जबकि मैंने आपको बताया कि अगर जो ट्यूमर है वो बेनाइन नहीं रहता और ये स्प्रेड हो जाता है ब्लड सप्लाई के थ्रू और दूसरे सेल्स को इन्वेड करना शुरू करता है, उन पर हमलावर हो जाता है और वहाँ पर स्प्रेड होना शुरू कर देता है और वहाँ पर इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है, तो हम कहेंगे कि ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है। और ये जो इसका फैलाव है हम इसको कहेंगे कि ये मेटास्टेसिस है। इसके नतीजे में तमाम ऑर्गन्स में इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट द मेटास्टेटिक सेल्स ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स एंड ओवरकम द रेस्ट्रिक्शन
ऑन सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय बेसल लैमिना एंड अदर बैरियर्स। तो ये मेटास्टैटिक सेल जो होते हैं ये कांटेक्ट दूसरे सेल से अपना छोड़ देते हैं, हर रुकावट को दूर कर लेते हैं और ये फैलना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली किसी भी दूसरे हिस्से तक पहुंच सकते हैं।